सिंधी मुख्यतः सिंध में रहते थे, जो अब मौजूदा पाकिस्तान का हिस्सा है। पार्टीशन के समय अपने धर्म की रक्षा करने के लिए उन्हें रातों रात अपना घर-बार, धन-दौलत सब कुछ छोड़कर इंडिया आना पड़ा। वहाँ उन्होंने हॉकर का काम किया, सैनिकों के कपड़े सिले और धीरे-धीरे रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बिलियनर बन गए। सिंधी बिजनेसमैन की चतुराई का एक एग्जाम्पल अक्सर मैं लोगों को बताता हूँ, जो शायद आपने भी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। हमें अक्सर ऐसी कहानियां पसंद आती है जिसमें हीरो जमीन से उठकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाता है, यानी जीरो से हीरो बन जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इससे भी कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्योंकि इस कहानी में हमारा हीरो कुछ ऐसे हालात से गुजरता है कि वो दोबारा जीरो बन जाता है, पर अपनी कड़ी मेहनत और कुछ खास क्वालिटीज़ के कारण एक बार फिर से उठ खड़ा होता है और अपना लोहा मनवा कर ही दम लेता है। और दोस्तों, ये हीरो कोई इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक पूरी कम्युनिटी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय अजमेरा और आज मैं बात कर रहा हूं दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिटीज़ में से एक, सिंधी कम्युनिटी की। अगर कोई सिंधी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं तो जय भगवान झूलेलाल के साथ मेरा अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों, सिंधी समुदाय को मैं भारत की नहीं बल्कि पूरे दुनिया की स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिटीज़ में से इसलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि सिंधी कम्युनिटी ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने बिजनेस स्किल से इतने बड़े और प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़े किए हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। फिर चाहे वो सबीर भाटिया की बनाई दुनिया की पहली वेबमेल सर्विस कंपनी हॉटमेल हो, जिसे बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, या $70 बिलियन के रेवेन्यू वाले हिंदुजा ग्रुप की सबसे अमीर ब्रिटिश फैमिली हिंदुजा हो, सिंधी जहाँ जाते हैं छा जाते हैं। और भारत में तो इस कम्युनिटी ने बिजनेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स और समाज सेवा के क्षेत्र में इतना कुछ अचीव किया है कि उनकी तारीफ करने में पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। दोस्तों, लाल कृष्ण अडवाणी से लेकर रणबीर सिंह भावनानी तक और निरंजन हीरानंदानी से लेकर स्वर्गीय राम जेठमलानी तक सिंधियों ने भारत के हर क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। और इस योगदान की कीमत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि सिंधियों ने ये सब तब किया जब उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया। जी हाँ, भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले सिंधी मुख्यतः सिंध में रहते थे, जो अब मौजूदा पाकिस्तान का हिस्सा है। पार्टीशन के समय अपने धर्म की रक्षा करने के लिए उन्हें रातों रात अपना घर-बार, धन-दौलत सब कुछ छोड़कर इंडिया आना पड़ा। मैं ऐसे कई सिंधी भाई बहनों से मिला हूँ जो आज भी विभाजन की त्रासदी बताते बताते भावुक हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भेष बदल कर तो किसी ने छिपते छिपाते कईयों दिन भूखे प्यासे रहकर बॉर्डर पार किया था। सोचिए दोस्तों, हम अपना मोबाइल या पर्स गायब होने पर कितना परेशान हो जाते हैं, और यहाँ सिंधी भाइयों का सब कुछ बर्बाद हो चुका था। ऐसे में अगर वे टूट कर बिखर जाते तो कोई आश्चर्य नहीं होता, लेकिन आश्चर्य इसलिए होता है कि वे टूट कर बिखरे नहीं बल्कि एकजुट होकर खड़े हो गए और उन ऊंचाइयों को छुआ जो दुनिया के लिए मिसाल बन गई। दोस्तों, अगर आप भी सिंधी भाइयों के नेवर से डाई एटीट्यूड में विश्वास रखते हैं तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा और उन लोगों से शेयर करना मत भूलिएगा जो बिजनेस करने के लिए किसी इंस्पिरेशन की तलाश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि सिंधी समाज में आखिर ऐसी क्या खास बात है जो उन्हें बिजनेस में इतना कामयाब बनाती है। बचपन से कुछ सिंधी मित्रों की संगति और अजमेरा फैशन से बड़ी संख्या में जुड़े सिंधी भाई बहनों से मिले अनुभव के आधार पर आज मैं इस बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमारे सिंधी कम्युनिटी के लोग बिजनेस में यूज करते हैं और आपको भी वो कहीं अपने बिजनेस के अंदर काम लग सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, माहौल। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा दोस्तों। एक राजा जंगल में भटकते हुए डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। उसे देखते ही वहां बैठा तोता मार 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 करके बोलने लगा। ये सुनते ही डाकू बाहर आ गए और राजा वहां से भाग खड़ा हुआ।
भागते भागते राजा एक संत के आश्रम में जा पहुंचा। वहां भी एक तोता था। राजा को देखते ही वह राम 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 बोलने लगा। यानी तोते को जैसा एनवायरनमेंट मिला वो वैसा ही बन गया। दोस्तों, जाने अनजाने संगति का, माहौल का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सिंधी परिवारों में शुरू से ही बिजनेस का माहौल होता है। सिंधी बच्चे अपने साथ के बच्चों से ये नहीं पूछते कि तुम्हारे पापा कौन सी जॉब करते हैं, वे पूछते हैं कि तुम्हारे पापा कौन सा बिजनेस करते हैं। इसी तरह उनसे ये नहीं पूछा जाता कि तुम डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर, बल्कि ये पूछा जाता है कि तुम कौन सा बिजनेस करोगे। बड़े होने तक ये बच्चे हजारों घंटों के बिजनेस लेसन ले चुके होते हैं। आप ही सोचिए, अगर किसी को शुरू से ही ऐसा माहौल मिलेगा तो वो एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा। दूसरी चीज जो सिंधियों को बिजनेस में इतना कामयाब बनाती है वो है रिस्क से इश्क। सिंधी ये नहीं सोचते कि वे बिजनेस से हैं, बल्कि ये सोचते हैं कि बिजनेस उनसे है। शायद इसीलिए सिंध से भारत आने के बाद मुंबई के पास उल्हासनगर में बसे हजारों सिंधियों ने इतनी बड़ी त्रासदी को पीछे छोड़ते हुए कुछ ही समय में टेक्सटाइल से लेकर फर्नीचर तक और इलेक्ट्रॉनिक से लेकर हलवाई तक इतने बिजनेस खड़े कर दिए कि दुनिया हैरान रह गई। दोस्तों, सिंधियों के अंदर यह आत्मविश्वास होता है कि अगर कल को एक बिजनेस नहीं भी चला तो वे दूसरा बिजनेस कर लेंगे। इसलिए वे कभी भी बिजनेस में कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं चूकते हैं, नहीं डरते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा उन्हें न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में मिलता है। शायद इसीलिए 150 सालों पहले से ही सिंधी पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ खास तौर पर मैं हांगकांग के हरी लीला ग्रुप के फाउंडर हरी लीला जी को याद करना चाहूँगा, जिनका परिवार 100 साल पहले नए अवसरों की खोज में हांगकांग चला गया था। वहाँ उन्होंने हॉकर का काम किया, सैनिकों के कपड़े सिले और धीरे धीरे रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बिलियनर बन गए। अनजान जगह पर अनजान लोगों के बीच अनजान भाषा में इतनी बड़ी सफलता हासिल करना कोई मजाक नहीं है। और दोस्तों, ये कोई इकलौती सक्सेस स्टोरी नहीं है। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जो साबित करती है कि सिंधी जहां गए वहां अपनी मेहनत और एंटरप्रेन्योरियल उत्साह के कारण कामयाब हुए। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 3, एडेप्टेबिलिटी, यानी नई परिस्थितियों में खुद को ढालना। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि सरवाइव करने वाली प्रजाति वो नहीं होती जो सबसे स्ट्रांग या सबसे इंटेलिजेंट हो, बल्कि वो होती है जो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना जानती है। बिजनेस में भी ये बात लागू होती है। हम सब जानते हैं कि चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं करने के कारण कोडेक और नोकिया जैसी एमएनसी कंपनियां भी फेल हो गई। लेकिन जहां तक सिंधी भाइयों की बात है, वे इसमें माहिर है दोस्तों। वे सिंध से आकर भारत में कई राज्यों में स्थापित हुए और हर जगह कामयाबी हासिल करी। उन्होंने स्थानीय रीति रिवाजों और लोगों को आसानी से अपनाया और सबके साथ सामंजस्य स्थापित कर अपने व्यापार को भी सफल बनाया। मैं ऐसे कई सिंधी व्यापारियों को जानता हूं जो 10 साल पहले मसालों, हार्डवेयर या और कोई बिजनेस करते थे, लेकिन आज वे टेक्सटाइल, स्मार्टफोन या कोई और प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने कोरोना काल में भी देखा कि अजमेरा फैशन ने जब ऑनलाइन माल मंगाने की सुविधा प्रदान की, तब सिंधी भाइयों ने बहुत जल्द नए तरीके को अपनाया और व्हाट्सएप के जरिए हमसे माल मंगवाने लगे। यानी सिंधियों में बदलते बिजनेस एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को ढालने की बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी कामयाब बनाए रखती है। चौथा पॉइंट दोस्तों जो सिंधियों का हमें इंस्पायर करता है वो है रुपए के चक्कर में चवन्नी मत छोड़ो। एक टिपिकल इंडियन सोच होती है कि 2 पैसे के लिए इतनी मेहनत कौन करे, लेकिन सिंधी भाई सोचते हैं कि अगर थोड़ा भी मुनाफा हो रहा है तो उसे मत छोड़ो, बल्कि अपना टर्नओवर इतना बढ़ा दो कि वो मुनाफा बड़ा हो जाए। इसलिए वे कई बार ग्राहक बनाने के लिए खरीदी के रेट पर ही बिक्री कर देते हैं, जो अन्य व्यापारियों की समझ से परे है दोस्तों। सिंधी बिजनेसमैन की चतुराई का एक एग्जाम्पल अक्सर मैं लोगों को बताता हूं, जो शायद आपने भी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा।
एक बार एक सिंधी व्यापारी ने 100 किलो चीनी की 100 बोरियां खरीदी और चीनी उसी भाव पर बेच दी जिस पर उसने खरीदी थी। जब सारी चीनी बिक गई तो किसी ने कहा कि इस सौदे में तो आपको कुछ भी नहीं मिला। तब सिंधी व्यापारी ने बोला, क्यों? ये 100 बोरियां तो मेरे पास है, अब मैं इन्हें बेचकर मुनाफा कमा लूंगा, और दूसरा, मैंने जो इतने ग्राहक बनाए हैं उनमें से भी तो कई मेरे पास वापस लौट कर आएंगे। बेचारा प्रश्न पूछने वाला तो निरुत्तर हो गया। दोस्तों, रुपए के चक्कर में चवन्नी मत छोड़ो। आपको सिंधी व्यापारियों की ये स्ट्रेटजी कैसी लगती है? अगर आप इसमें सहमत हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें, और अगर नहीं सहमत है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अपना व्यू पॉइंट हमसे जरूर शेयर करें। अब आते हैं सिंधियों के बिजनेस करने के इस 5वें पॉइंट पर। अपने राज किसी को मत बताओ। सिंधी बिजनेसमैन बिजनेस करने के अपने तरीकों को किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। यहां तक कि उनकी दुकान में काम करने वाले कर्मचारी भी ठीक से नहीं जानते कि कौन सा माल कहां से किस भाव से आया है। आपस में भी वे अक्सर सिंधी में बात करते हैं ताकि उनकी बात उन तक ही रहे, हर कोई उसे ना समझे। ऐसा करके वे अपनी कम्पिटिटिव एज बनाए रखते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वे दूसरों की मदद नहीं करते, बल्कि पूरा सिंधी समाज अपने लोगों के लिए अक्सर हमेशा खड़ा रहता है और अपनी कम्युनिटी के लोगों को नया काम शुरू करने या नया काम धंधा खोजने में मदद करता है दोस्तों। और ये सीख उन्हें अपने इष्ट देव भगवान झूलेलाल से मिलती है, जो पूरे समाज को एक सूत्र में बांधे हुए हैं। सिंधियों के लिए हर चीज से बढ़कर भगवान झूलेलाल की आराधना और उनकी सेवा है। सिंधी बिजनेसमैन की कामयाबी से जुड़ा छठा और आखिरी पॉइंट दोस्तों मैं बताता हूं। पहले दुकान फिर मकान। ये मेरा निजी अनुभव है कि सिंधी भाई बहनों के लिए बिजनेस नंबर 1 प्रायोरिटी होती है। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जिन्होंने तकलीफ में किराए के मकान पर रहना स्वीकार किया, लेकिन दुकान लेने के बाद ही अपना मकान बनवाया। कहने का मतलब है कि सिंधी किसी भी और चीज से ज्यादा बिजनेस को महत्व देते हैं, और जब बिजनेस जम जाता है उसके बाद ही वे भौतिक सुख सुविधाएं और घूमने फिरने में पैसा खर्च करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी सिंधी व्यापारियों में कई क्वालिटीज होती है जिन्हें एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी समझ से जो 6 मेन क्वालिटीज थी उन्हें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। अगर आप भी कोई क्वालिटी बताना चाहते हैं या कोई बिजनेस के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं कि जो कि हमारे बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं हमारे काम आ सकती है, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, तो कमेंट में ज़रूर लिख दें। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लगातार इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और साथ ही इस तरीके की वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और प्रणाम करता हूं उस ईश्वर को जो आपके और मेरे सभी के भीतर बैठा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।